चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद गुफ्तगू खत्म हो गई। मालूम होता है कि तुम लोगों ने शब बेदारी का प्रोग्राम बनाया हुआ है, वीरा ने अपनी अंगड़ाई पर काबू पाते हुए कहा। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उसका बुशरे से इज़्म-हिलाल टपक रहा था। गजाला भी कुछ सुस्त नजर आ रही थी। मैंने वीरा के फिक्रे का फायदा उठाते हुए कहा, तुम दोनों चाहो तो अपने कमरे में जाकर आराम करो, मेरी नींद उड़ चुकी है। मैं सोबराय को टटोलने के बाद चैन से लेट सकूंगा। तुम फिक्र ना करो, अव्वल खान ने टुकड़ा लगाया। मैं डैनी के साथ हूं, किसी चीज की जरूरत हुई तो अबरार या तेन मोहम्मद को बुला लिया जाएगा। तुम दोनों की आंखें नींद से बोझल हो रही हैं, जाकर अपने कमरों में आराम करो। अव्वल खान की ताईद से इन दोनों को सहारा मिला और वो तकरीबन एक साथ उठकर अपने अपने कमरों की तरफ चल दी। वीरा बहुत मजबूत आसाब की मालिक है, मगर आज थकी हुई नजर आ रही है। इन दोनों के चले जाने के बाद अव्वल खान ने कहा, वो मूडी औरत है। मैंने सोबराज के हाथों चोट न खाई होती तो वह हंसते बोलते हुए सारी रात गुजार देती। नाकामी उससे बर्दाश्त नहीं होती। तुमसे पहले वो नाकाम नोटी थी, अव्वल खान बोला। सोबराज की गाड़ी को तबाह कर देने के बावजूद कोई उसे रोकने में कामयाब नहीं हो सका था। वो एक इत्तिफाक था कि वीरा की नजर सोबराज पर पड़ गई। सुल्तान शाह ने वजाहत की। वीरा उसकी गाड़ी का नंबर नोट करके बहुत खुश थी। उसका ख्याल था कि वो नंबर बताकर डैनी को हैरान कर देगी। यहां पहुंची तो दुनिया ही बदली हुई थी। सोबराज ने फोन करके खुद डैनी को हर बात बता दी थी। वीरा इसी वक्त बुझ सी गई थी। ये कहो कि वो अपना झंडा ऊंचा रखना चाह रही थी। इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो वो उदास हो गई। ये बचकाना बातें हैं। अब भी झंडा उसी का ऊंचा है, मैंने कहा। वो सोबराज को ना देखती तो कुछ भी ना होता। वीरा के तेज मुशाहिदे की वजह से यह मुमकिन हुआ कि सुल्तान शाह ने सोबराज की गाड़ी को नाकारा कर दिया और इसे उजलत में टैक्सी से भागना पड़ा। हाँ, ये कह सकते हो, अव्वल खान बोला। गाड़ी तबाह न होती तो सोबराज तुमसे रजू न करता। अपना नाकारा दांत निकलवा कर मजे से आराम कर रहा होता। वीरा का सोचने का अपना अंदाज है, सुल्तान शाह हंस कर बोला। ये बातें उसकी अकल में आ गई होती तो इस वक्त भी यहां बैठी हुई होती। अव्वल खान चाय का रसिया था। बातों के साथ साथ चाय का एक दौर चला। फिर उसने सोबराज से मिले हुए 60,000 रुपए को उठाकर रखने की बात की तो मैंने इस माले गनीमत में से 30,000 रुपए अलग करके उसकी तरफ बढ़ा दिए। मेरी तरफ से रकम की पेशकश पर अव्वल खान यूं भड़का जैसे मैंने उसे कोई गाली दे डाली हो। मैं मुश्किल से उसे ठंडा करने में कामयाब हुआ और उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल से वो मुझसे सिर्फ 20,000 रुपए लेने पर आमादा हो सका। मैंने उसे समझाया कि सोबराज ने दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था। इसके अजाले के लिए सोबराज के 60,000 रुपए ही इस्तेमाल होने चाहिए थे। इसका कहना था कि विंडशील्ड 6-7 हजार रुपए में बदल जाएगी। वो मेरी दलील को मान ले तब भी इससे ज्यादा रकम कबूल नहीं करेगा। मेरी कार को ज्यादा नुकसान पहुंचा था। मैं दरवाजा बदलवा देता तब भी 10-15 हजार रुपए से ज्यादा रकम दरकार न होती। तावान की रकम दोनों गाड़ियों के नुकसान से ज्यादा थी। यह फैसला सुल्तान शाह का था कि झगड़ा खत्म करने के लिए 1 और 2 के तनासुब से बांट ली जाए। हम दोनों की यक जुबान होने के बाद अव्वल खान को सर तस्लीम खम करना पड़ा, मगर उसकी आंखों से जाहिर हो रहा था कि वो इस फैसले से खुश नहीं था। वो एक ईमानदार और रिटायर्ड फौजी अफसर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सब्र कनात के साथ बसर की थी और रिटायरमेंट के बाद अपने गुजारे के लिए स्पेशल टास्क फोर्स में काम कर रहा था। इसके साथ काम करते हुए मैंने उसे बहुत करीब से देखा था और इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो मालो दौलत की तमा से बेनियाज रहकर अपने काम में मसरूफ रहने का आदी था। हमारे तवील साथ में वो पहला मौका आया था कि किसी रकम की तकसीम की नौबत आई थी। मेरे बजाय उसने सोबराज से वो रकम वसूल की होती तो शायद उसे जूं का तू अपने किसी बड़े के हवाले कर देता। अपने फराइज के अंजाम दही में हाथ आने वाली किसी भी शय को जाती तसर्रुफ में लाना वो गुनाह तसव्वुर करता था और 60,000 रुपए की रकम को भी इसी जुमरे में शुमार कर रहा था। 5 बज रहे हैं, अब तक वो कहीं ना कहीं अपना पड़ाव डाल चुका होगा। सुल्तान शाह ने मौका मिलते ही कहा, इससे बात कर लो। जैसे कोई और ठिकाना मुयस्सर ना आया तो वो एक मरतबा फिर किसी पाइप में अपना डेरा जमा चुका होगा। अब निमट लिया जाए तो बेहतर रहेगा। अव्वल खान ने उसकी तायद की। एक मरतबा सूरज की रोशनी पर निगाहें पड़ गईं तो नींद नहीं आएगी। सूरज तलू होने से पहले हम तीनों 2-3 घंटों की नींद ले लें तो आने वाला दिन अच्छा गुजरेगा। मैंने सोबराज का सेटेलाइट फोन नंबर मिलाना शुरू कर दिया। हालात की सितम ज़रीफियों का शिकार होकर वो इस वक्त हर तरफ से तन्हा हो चुका था। शहर में उसके डॉक्टर सादिक जैसे दोस्त मौजूद थे, लेकिन उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। मेरी तरफ से राब्ता कायम करने की कोशिश की गई तो फौरी तौर पर जवाब मिल गया, गाड़ी तुम्हें वापस मिल गई। मैंने राब्ता होते ही गंभीर लहजा में सवाल किया। दूसरी तरफ से कई लम्हों की ताखीर से जवाब आया, हाँ मिल गई। यूं महसूस हुआ था जैसे मेरा सवाल उसके लिए गैर मुतवक्का रहा हो। वो तजब्जुब का शिकार हो गया था। उसने अपनी दानिश में मेरे आदमी से तसादुम मोल लेकर मुझसे दुश्मनी की दाग बेल टाल दी थी। मेरे बरहम न होने पर उसका शजदर रह जाना फितरी अमर था। मगर मेरा आदमी अभी तक वापस नहीं आया, वो कहाँ है? मैंने उसी लहजे में पूछा। अव्वल खान और सुल्तान शाह से इस बारे में कोई तबादला ख्याल नहीं हुआ था
कि मैं सोबराज से क्या बात करूंगा। मेरा भी यही ख्याल था कि फोन पर उसे खुलकर तू तकरार होगी। जो बात बिगड़ चुकी थी उसका संभालना बहुत मुश्किल था। उसकी आवाज सुनकर यह ख्याल मेरे जहन में कौंधे की तरह लपका था कि मुझे अपनी तरफ से बदकलामी की इब्तिदा नहीं करनी चाहिए। सोबराज कोई गलत बात कहता तो मैं इसका भरपूर जवाब देने के लिए आजाद था। वो दोनों गुफ्तगू के नर्म आगाज पर बहुत हैरान थे और अपनी अपनी जगहों पर संभल कर बैठ गए थे। आतिशी असलहे के साथ दू बदू मुकाबले में सोबराज से हार जाने के बाद वो जुबानी मारका आराई इन दोनों के लिए दिलचस्पी का बायस थी। मुझे अंदेशा था कि वो तुम्हारे पास वापस नहीं लौटेगा। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने तुम्हारे 10,000 के अलावा उसे पूरे 50,000 रुपए तुम्हारे और उसके इनाम के दे दिए। इसी वक्त उसकी आंखों में लालच की चमक पैदा हो गई थी। सोबराज खुलकर झूठ बोल रहा था, ना पूरा सच बता रहा था। हर तरफ खतरात में घिर जाने के बावजूद उसका जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मेरी तरह उसने कोई पेशगी तैयारी नहीं की हुई थी। उसने जिस सफाई से अपनी लगाई हुई गद्दारी की कीमत को इनाम में तब्दील किया था, इस पर मैं हैरत ज़दा रह गया। अफसाना तराजी में सोबराज बहुत आगे था। उसी लम्हे सोबराज की खुली और बरजस्ता दरोगोई का सबब भी मेरे जहन में आ गया। वो बहुत निचली सतह से तेजी के साथ ऊपर आया था और फिर सियासी मैदान में जोड़ तोड़ करके इसने एक मुमताज मकाम हासिल कर लिया था। असूल परस्त जद्दी पुश्ती सियासतदानों के बरक्स वो रेत का एक हकीर जर्रा था जो अपनी किसी सलाहियत के बजाय हवा के करताब में आकर ऊपर ही ऊपर आसमान की तरफ उठता चला गया था। इसका शुमार इन सियासतदानों में किया जा सकता था जिन्होंने अपने झूठ और कलाबाजियों से मुआशरती खिदमत के इस मुकद्दस शोबे को बेतुकीर कर दिया था। वो बुनियादी तौर पर जराइम पेशा था, लेकिन यह हालात की सितम ज़रीफ़ी थी कि मोर्द इल्ज़ाम ठहराए जाने से पहले वो एक सियासतदान के नाम से पहचाना जाता था। झूठ इस नाम नेहाद सियासतदान का फन था, फरेब उसका हुनर। वो पल भर में अपनी कही हुई बात की कोई भी तावील पेश करके कलाबाजियां खाने का आदी था। इसके लिए हाजिर दिमागी के साथ झूठ बोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। यह गनीमत था कि इस वक्त उसके झूठ की रवानी में कुछ सच भी शामिल था जिसका मैं ऐनी शाहिद था। तुमने बहुत बड़ी गलती की। इनाम में इतनी बड़ी रकम पाकर उसका दिमाग खराब हो गया होगा। अब मेरे 10,000 भी खतरे में है। वो अभी तक वापस नहीं आया। मैंने गहरे मुतासवाना लहजे में उससे एहतजाज किया। मेरे लिए तुम्हारा आदमी तुम जैसा था क्योंकि वो तुम्हारी नुमाइंदगी कर रहा था। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं वहां आ सका तो उसे तुम्हारे 10,000 के साथ इनाम भी दूंगा। मेरा ख्याल था कि उसे इनाम में एक बड़ी रकम देकर मैं तुम पर बोझ डाल रहा हूं। रकम मिलते ही उसने तुम्हारे खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। क्या कह रहा था वो? मैं झूठे को उसके घर तक पहुंचाने पर तुल गया था। छोड़ो उस नमक हराम की बातों को, बिला वजह तुम्हें तकलीफ होगी। इस मफरूजा आदमी के गायब हो जाने की खबर पाकर सोबराज शेर हो गया था। मुझे अपनी आस्तीन के सांपों के बारे में हर बात का इल्म होना चाहिए। उसे शिकवा था कि तुम नशे में मस्त होकर सो रहे थे और उसकी रात खराब करा दी गई। इस वक्त तुम्हारी आवाज बिल्कुल साफ है। नशा करना तो दूर की बात है, तुम्हारी आवाज में नींद का खुमार तक नहीं है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मैं उसे इनाम दे चुका था। मुझे तुम्हारी ग़ीबत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाज लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। रात होने से पहले मेरे आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं उसकी खाल में भुस भरवा दूंगा। मेरा दावा सुनकर शायद सोबराज को ज़हनी झटका लगा था। उसे ये तवक्का नहीं रही होगी कि मैं इतनी तेजी से अपने बागी तक रसाई हासिल कर सकूंगा। उसने कदर तवाक्कुफ से कहा, वो खतरनाक आदमी था। उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। बहुत बड़े इनाम की खातिर मुखबरी करके तुम्हें मरवाने की बात कर रहा था। इस इनाम के लिए तुम किसी भी वक्त कोशिश कर सकते हो। जिस शख्स ने अपने हाथों से अपने घर को आग लगा दी हो, इसके लिए बड़े से बड़े इनाम की कोई वक़्त नहीं होती। उसका लहजा तकब्बुर अमेज हो गया। वो कह रहा था, वो अकेला तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं उसका साथ दूं तो वो तुम्हारा तख्ता उलट सकता है। ओह, तो उसका हौसला इतना बढ़ गया। मैंने गुर्रा कर कहा, तुमने उसका मुंह नहीं तोड़ा? देखो डैनी, मैं भी एक इंसान हूँ, बहुत से मसाइल में घिरा हुआ हूँ। उसने नर्म लहजे में मुझे समझाने की कोशिश की। सच पूछो तो मैं उसकी बातों में आकर कुछ देर के लिए बहक गया। मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त, हमदर्द और मौसन जरूर हो, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी देकर मैं अपने सफ़ेद दुश्मनों की नाराज़ी दूर कर सकता हूँ। वो मुझे माफ़ कर दें तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं इसके साथ रवाना हो गया। वो सोच सोच कर अपनी कहानी को मरहलावार मगर बहुत मरबूत अंदाज में आगे बढ़ा रहा था। वो ज़रा खामोश हुआ तो मैंने उसे टोक दिया, बोलते रहो, मैं तुम्हारी कहानी सुन रहा हूँ। मैं उसके साथ रवाना हो गया, मगर मेरे दिलो दिमाग में भौचाल सा आ गया। मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था कि मैं अपने एक मौसम पर चोरी से वार करने जा रहा हूँ। मैं काफ़ी देर तक इसी अजाब में मुब्तला रहा। फिर अंदर की आवाज़ हर खुद गर्जी पर गालिब आ गई। गोरा कब्रिस्तान पर मैंने खामोशी से उसका साथ छोड़ देने की कोशिश की। उसने मुझे ललकारा और मैं गोलियां बरसाता हुआ वहां से भाग निकला। उसे भी फायर किए, मगर मेरी जिंदगी थी कि मैं बच निकला। सोबराज, ये बहुत बुरा हुआ, मैंने मुस्तरिबाना आवाज में कहा।
وہ بہت کمینہ اور کینہ پرور آدمی ہے، میرے ساتھ تمہارا بھی دشمن ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں ہر بات سچ سے بتا دی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ پر مسلط ہونے والے شیطانی خیال سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تم اپنی خیر مناؤ، تمہارا باغی بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں روپوش ہوں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہو، گاڑی پہنچانے کے بہانے اس نے تمہارا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ میرا رخ کرنے سے پہلے وہ تمہیں ٹھکانے لگائے گا کیونکہ تم اس کے بدنیتی کے اکلوتے گواہ ہو۔ میں اس ٹھکانے پر کبھی نہیں رہا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ مجھے صرف رقم دینے کے لیے وہاں آنا تھا۔ وہ وہاں سے مایوس لوٹے گا، وہ اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ بات آگے بڑھنے کے ساتھ میری طبیعت میں اشتعال آتا جا رہا تھا۔ صوبراج نے جھوٹ اور سچ کے امتزاج کے ساتھ بہت خوبصورتی سے اپنی بے گناہی کی داستان مجھے سنا ڈالی تھی، اور میں حقیقت سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود اس کا کچھ بگاڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ سیانی بلی ہمیشہ کھمبا نوچتی ہے۔ تو بدنام ہو تو میں بھی نیک نام نہیں ہوں، اور کچھ نہ ہو سکا تو وہ مردود کسی ایجنسی کو میرے ڈاکٹر کے پیچھے لگا دے گا۔ اس بیچارے کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے اپنے کلینک تک آنے کے لیے اپنی گاڑی مجھے دی تھی۔ وہ منحوس حادثہ نہ ہوا ہوتا تو مجھے آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم نے اس کا کیا توڑ سوچا ہے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ سرکاری ایجنسیوں کے لیے صوبراج ایک ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہاتھ دھو کر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ وہ مرنے کی آرزو کرنے لگتا ہے لیکن موت اس سے دور کھڑی ہو کر ایسی زندگی سے لرزہ بھر اندام رہتی ہے۔ میرے مفاہمانہ رویے کی وجہ سے صوبراج کے اعتماد میں اضافہ ہو چکا تھا اور وہ بہت روانی کے ساتھ بول رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے چکر میں وہ بیچارے ڈاکٹر کو ایک بار اٹھا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ اس کا ایک ہی علاج تھا کہ ڈاکٹر ان کی رسائی سے بہت دور، اتنی دور نکل جائے کہ وہ اپنے خواب میں بھی اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ میں نے تمہارے آدمی کے چکر سے نکلتے ہی ڈاکٹر کو ایک جھٹکے میں ہمیشہ کی نیند سلا دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ میں اس طرف سے بالکل بے فکر ہوں۔ صوبراج کی زبان سے وہ خبر سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایک محسن کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا صوبراج، میرے دل کی گہرائیوں سے آواز نکلی۔ اپنی حرکت کا انکشاف کر کے تم نے میری نظروں میں اپنا مقام کھو دیا ہے۔ ڈاکٹر تمہارا محسن تھا، تم نے اسے عذاب سے بچانے کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے مارا ہے۔ وہ یقینی طور پر کچھ ایسے رازوں سے واقف تھا جن کے فاش ہونے سے تمہاری سلامتی خطرے میں پڑ جاتی۔ میرے آدمی کے بہکاوے میں آ کر تم مجھے مارنے کی آدھی کوشش کر چکے ہو، کل تم میری جان لینے کی کوشش بھی کر سکتے ہو۔ تم اعتماد کے قابل نہیں ہو، خونی بھیڑیے ہو جو بھوک سے مرنے کی بجائے اپنے کسی کمزور ساتھی کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اس کے اعتراف کے نتیجے میں مجھے اپنے دل کا وہ غبار ہلکا کرنے کا موقع مل گیا تھا جو ابتدا سے میرے دل میں جمع ہو رہا تھا۔ تم بلا وجہ جذباتی ہو رہے ہو، میرے تیز و تند فکروں کے جواب میں اس نے مشتعل ہوئے بغیر کہا۔ شاید میں نے تم سے سچ بول کر غلطی کی ہے، میں تمہیں کوئی فرضی کہانی سنا دیتا تو تم مطمئن ہو جاتے۔ ڈاکٹر کی طرف سے میرا دل صاف تھا، مجھے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے اسے اس کی بھلائی کے لیے مارا ہے۔ ہر شخص صوبراج نہیں ہوتا، وہ عیالدار اور ذی حیثیت آدمی تھا، اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جیتے جی اپنی عمر بھر کی ساکھ اور کمائی سے ہاتھ اٹھا لینا آسان نہیں ہوتا۔ وہ زندہ ہوتا تو ایجنسیوں والے اس کے نام کو اس کے گھرانے اور خاندان کے لیے کالی بنا دیتے۔ تم ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کسی بات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے رکھائی سے جواب دیا۔ تمہارے ہاتھ اپنے محسن کے خون میں لتھڑے ہوئے ہیں، میرے لیے اتنی بات کافی ہے۔ میں تمہارے آدمی کی شیطانی باتوں میں آ جاتا تو شاید تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتا، مگر مجھے تمہاری دوستی عزیز ہے۔ دوستی عزیز ہوتی تو تم میرے آدمی کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے اسے بے دست و پا کر کے میرے سپرد کرتے، اس کی پیروی نہ کرتے۔ میں پہلے ہی مان چکا ہوں کہ وہ میری غلطی تھی۔ میرے لیے معمولی بات نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ میرے شکار کے لیے چل پڑے تھے۔ رفتہ رفتہ میرا پارا چڑھتا جا رہا تھا، مگر میں نے بہت مشکل سے خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اسے ملامت کرنے کے ساتھ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے تعلقات کے بگاڑ میں میری طرف سے کوئی پہل ہو۔ تم اس حقیقت کی قدر کیوں نہیں کرتے کہ میں اپنی جان پر کھیل کر راستے ہی میں اس سے الگ ہو گیا تھا؟ تم نے جس بے دردی سے ڈاکٹر کو مارا ہے اس کی بنا پر مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری محبت میں نہیں بھاگے تھے۔ تم کو میرے آدمی پر کسی سازش کا شبہ ہو گیا تھا۔ میں اس کی باتوں کا سہارا لے کر گفتگو کو حقائق کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ڈاکٹر کی مثال کو لیے بیٹھے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اسے بر وقت زندگی سے چھٹکارا دلا کر میں نے اس پر احسان کیا ہے، وہ زندہ رہتا تو مردوں سے بدتر حال کو پہنچا دیا جاتا۔ تم ان واقعات کو میری نظروں سے دیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اسے بہت چالاکی سے کام لیتے ہوئے ڈاکٹر صادق کو اپنی راہ سے ہٹا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ صوبراج اپنے تحفظ کے لیے پلٹ کر اس پر وار کر گزرے گا۔ اس عام گواہ پر ہاتھ ڈالنے کی امیدیں خاک میں مل چکی تھیں اور وہاں جانے والے آئی بی کے آدمیوں کو بے نیل و مرام لوٹانا تھا۔
वो कठिन हालात में गिरा हुआ होने के बावजूद मुझे बार बार हैरान किए दे रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़ाई का इख्तिताम कहाँ होगा। अब तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो तुम्हारे सामने है। अपनी नाजेबा हरकतों का तुम खुद एतराफ़ कर रहे हो। अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया है। तुम हीलों और बहानों से मुझसे मिलने से कतरा रहे हो। अब ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद है और तुम अपना खोया हुआ वकार बहाल करना चाहते हो तो अब तुमको मेरे सामने आना होगा। मैंने इनकार नहीं किया, यह मेरा वादा है कि मुनासिब वक्त पर मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। मेरी दानिश में वो वक्त आ चुका है। आज का सूरज तलू होने के बाद तुम्हें मुझसे मिलना होगा, वरना हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है। कराची में हालात अच्छे रुख पर नहीं जा रहे। मैं फौरी तौर पर एक सफर पर निकलने का इरादा कर चुका हूँ। वापसी पर तुमसे जरूर मुलाकात होगी। आखिरकार मेरे अंदेशे दुरुस्त साबित हो रहे हैं। इसके साथ अपनी गुफ्तगू को काबू में रखकर मैंने एक कामयाबी हासिल कर ली थी और ये बात सामने आ गई थी कि वह कराची से फरार होने की फिक्र में था। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुर्शी से सवाल किया। मैं इस पर जाहिर करना चाह रहा था कि उसके सफर पर जाने की खबर मेरे लिए जरा भी अहम नहीं थी। इस वक्त कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं है। जिधर राह मिली उधर निकल जाऊंगा। मुल्क छोड़कर भाग रहे हो? इस बार मैंने गहरे तंज से पूछा। मुल्क छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? उसकी हसरत ज़दा आवाज आई। यहाँ की मिट्टी से जो कुछ कमाया था वो यही खाक कर दिया। यहाँ रहना शायद मेरा मुकद्दर बन चुका है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मेरा नाम आ जाने के बाद मेरे बाहर जाने की राहें मसदूद हो चुकी हैं। शुमाल बहुत खूबसूरत है। मैं किसी गुमनाम गांव में कुछ दिन गुजारूंगा। जब गर्द बैठ जाएगी तो खामोशी से लौट आऊंगा। मेरा दिल कह रहा था कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन मैं उसे चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं था। वो इतना भोला भाला नहीं था कि मुल्क से निकलने के दूसरे रास्तों से बेखबर होता। मैं तुम्हें कल तक का वक्त दे चुका हूं। तुमने ये वक्त गुजार दिया तो फिर मैं खुद तुम्हारी तलाश में निकलूंगा। इसके बाद हमारा सामना किसी और अंदाज में होगा। तुम जज्बाती हो रहे हो। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? कहने सुनने का वक्त गुजर गया। अब तुम्हें अपने अमल से अपनी नेक नियति साबित करना होगी। दूसरी सूरत में तुम मेरी मुखासमत मोल लोगे। मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ और आने वाले वक्त के लिए इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ बदस्तूर नर्म और मुसालिहाना थी। कंदी सियासत उसके खून में शामिल हो चुकी थी। वो इस वक्त मुझ पर उसी के दाव आजमाने की कोशिश कर रहा था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि उसे खुलकर बता दूं कि वो जिसे मेरा आदमी समझ रहा था वो मैं खुद था, लेकिन मेरे इस इंकशाफ से कोई फायदा हासिल होने की उम्मीद नहीं थी। इसके बरक्स ये इम्कान जाहिर था कि वो मुफाहमत का रवैया तर्क करके मुझसे किनारा कश हो जाता। मैं अपने तौर पर तुम तक पहुंचने में कामयाब ना हो सका तो हमारी पहली मुलाकात तुम्हारी मर्जी से होगी। मगर मेरी ये बात याद रखना कि डॉक्टर को मार कर तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। इस वक्त तुम्हें समझाना मुश्किल है। मैं किसी भले वक्त में तुमसे बात करूंगा। वो मेरी दूसरी कामयाबी थी। तलखो तुरश बातें हो जाने के बावजूद वो मुझे मुस्तकबिल में राब्ते की खबर दे रहा था। बात की बातें बाद में देखी जाएंगी, मैंने सर्द महरी से कहा। इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है कि तुम अपनी मसलहतों के असीर हो, मुझसे ताउन के तलबगार हो, लेकिन मेरे ऊपर मुकम्मल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा दोगला रवैया मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हें असल गुस्सा इस बात पर है कि मैंने डॉक्टर को क्यों मार दिया। तुमने दूसरी बातों को भी इसके खून से मिला लिया है। छापे वाले दिन से मदन लाल और उसके बेटे का कोई पता नहीं है। कुछ नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ हैं और किस अजाब से गुजर रही हैं। डॉक्टर जिंदा रहता तो वो भी इन दोनों की तरह अचानक गायब हो जाता। किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। ये सब अब हमारी मुलाकात पर यह सब बातें तय होंगी। मैंने उसकी बात काट कर सपाट लहजे में कहा, इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। ज्यादा वजाहतें करके मुझे गुस्सा ना दिलाओ वरना बात बढ़ जाएगी। गुस्सा उतर जाए तो मुझे फ़ोन कर लेना वरना मैं खुद तुमसे बात करूंगा। इसका जवाब सुनकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। यह बहुत बुरा हुआ। अव्वल खान इस तरह लहजा में बोला। सोबराय लूमड़ी की तरह चालाक है। उसने पहली फुर्सत में डॉक्टर को मार डाला। हरकतदार का अंजाम इसी कदर इबरतनाक होता है। मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया, जल्दी सोबराज में मकाफाती अमल से दो चार होगा। कुदरत उसे ढील दे रही है। यह रस्सी ज्यादा दराज नहीं होने पाएगी। इसने खुद ही तुम्हें हर बात बता डाली। सुल्तान शाह ने हैरत का इजहार किया। इसमें बराबर का झूठ शामिल था। अपना दामन बचाए रखने के लिए उसने हर गुनाह मेरे सर डालने की कोशिश की है। तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम उसके झूठ से वाकिफ हो, क्योंकि तुमने खुद गाड़ी डॉक्टर के घर पहुंचाई थी। ये मालूम होते ही सब रास्ते बंद हो जाते। अव्वल खान ने सुल्तान शाह से इख्तलाफ करते हुए कहा, डैनी ने बेखबरी जाहिर करके जो कामयाबियां हासिल की हैं वो नाकामी में बदल जाती। इससे टकराव बहुत आसान था। इसका नतीजा अच्छा ना होता। तुम किन कामयाबियों का जिक्र कर रहे हो? सुल्तान शाह ने पूछा। शायद वो मेरी और सोबराज की बातों के रमूसो नकात को समझने में नाकाम रहा था। सबसे पहला मामला डॉक्टर सादिक के कत्ल का है।
وہ نہ بتاتا تو کل بلکہ تھوڑی دیر بعد آئی بی والے ڈاکٹر کے قاتل کی تلاش میں اب نظر کھپا رہے ہوتے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سلطان شاہ نے اعتراف کیا۔